हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रिफल्जेंट। रिफल्जेंट मीन्स कोई चीज़ चमक रही है, तो मतलब वो चीज़ कैसी रिफल्जेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। शाइनिंग ब्राइटली और रेडियंटली मतलब बहुत ज़्यादा चमक रही है। स्प्लेंडेड अपीयरेंस में मतलब बहुत सुंदर है, बहुत चमक रही है, मतलब मज़ा सा आ रहा है उस चीज़ को देखने में। तो रेस्प्लेंडेंट है, एफल्जेंट है, ल्यूमिनस है, और क्या क्या बोल सकते हैं वो। कोई चीज़ चमक रही है तो रेडियंट है, चमक रही है। अच्छा, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कोई चीज़ चमक रही होती है तो। एक रूट वर्ड होता है LUM और LUC। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है लाइट। तो कोई चीज़ अगर ल्यूमिनस है, इसका मतलब वो क्या कर रही है? शाइन कर रही है, शाइनिंग। अच्छा, कोई चीज़ अगर आपने इल्यूमिनेट करी है, अगर आपने किसी चीज़ को इल्यूमिनेट करा है तो ल्यूमिनस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच था? तो ल्यूमिनस आपका एडजेक्टिव था, क्योंकि इसमें लास्ट में OUS लग रहा था। ये वर्ब है। इसका मतलब क्या है? आपने उस चीज़ को शाइन करवाया, अगर आपने उस चीज़ को इल्यूमिनेट किया। अच्छा, कोई किसी चीज़ को आपने बुझा दिया है, बुझा देने का फ्रेजल वर्ब क्या होता है? आपने उस चीज़ को पुट आउट कर दिया। पुट आउट करने का मतलब क्या है? आपने उसको बुझा दिया है, एक्सटिंग्विश कर दिया है। अच्छा, कोई चीज़ बार बार जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, उस चीज़ के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? जैसे कैंडल है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, तो उसका वर्ड होता है फ्लिकर करना। फ्लिकर करने का मतलब क्या है? मान लो ये कैंडल है, तो ये बार बार कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसकी जो लाइट है, दैट इज ये कैंडल क्या कर रही है? फ्लिकर कर रही है। फ्लिकर करने का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राइट। ये जो शब्द है ये आपका वर्ब, दिस इज अ वर्ब। चलो और कुछ वर्ड्स करते हैं। तो ये सारे वर्ड्स तो होते हैं बुझने, जलने, बुझने, जलने के से रिलेटेड। एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, दैट इज कॉरस्केटिंग। कॉरस्केटिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज चमक रही है और बहुत तेज चमक रही है, मतलब बहुत ज्यादा ही चमक रही है, आप उसको क्या बोलते हो? कॉरस्केटिंग। मतलब फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब क्या? बहुत तेज चमक रही है, ब्रिलियंटली, बहुत अच्छी तरीके से चमक रही है। कॉरस्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में। स्किंटिलेटिंग कह सकते हैं, राइट। स्किंटिलेटिंग का मतलब है कि वो इतना चमक रही है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है। तो स्किंटिलेटिंग का मतलब भी है शाइन तो कर रही है, बट वो साथ साथ आपको क्या कर रही है? अट्रैक्ट भी कर रही है। ऐसी चीज क्या होती है? स्किंटिलेटिंग। अच्छा, हमने रूट वर्ड किया LUC। LUC रूट वर्ड का ल्यूसेंट। कोई चीज ल्यूसेंट है, इसका मतलब क्या है? शाइन कर रही है। अच्छा, कोई ये चीज अगर ल्यूसिड है या पेल्यूसिड है, इन शब्दों का मतलब क्या होता है? कि वो इतना शाइन कर रही है कि वो चीज़ आपको क्या है? वो चीज़ आपको एकदम क्लियर है। तो ल्यूसिड और पेल्यूसिड, लिम्पिड भी बोलते हैं। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या हो जाता है? कि वो चीज़ क्या है? वो चीज़ एकदम क्लियर है। चलो वापस आ जाते हैं। एंटोनिम्स एकदम डल है, सोम्ब्र सीरियस है, टेनेब्रस है, बिल्कुल भी नहीं चमक रही। तो जो चमक रही थी स्काईलाइन सिटी की, उसने दिखाया कि कितनी तेजी से ये जो शहर है बदल गया है, एक दुनिया भर का फाइनेंशियल हब बन गया है। इतनी ज्यादा स्काईलाइन दिख रही थी उस सिटी की। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज स्वेव। स्वेव का मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है, पोलाइट है, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हो, इसका मतलब वो इंसान कैसा है? सुआव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो वो इंसान कैसा है? बहुत ही चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, पोलाइट है, मतलब बहुत ही बढ़िया इंसान है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? डेबोनेर। बहुत बड़े वर्ड एग्जाम में आते हैं। तो डेबोनेर भी कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। चार्मिंग है, पॉलिश्ड है, कर्टियस है, बहुत पोलाइट है, बहुत बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत जेंटलमैन है। साधारण शब्दों में बोले तो बहुत जेंटलमैन है। एंटोनिम बहुत ही अजीब सा है, बहुत ही रूड है, बहुत ही अनपॉलिश्ड है। इसका मतलब क्या है? बहुत ही अजीब सा है। अनकूथ भी बोलते हैं इसे, बहुत ही अजीब सा है। तो वो एक बहुत ही पोलाइट जेंटलमैन था,
जिसने हर किसी को इम्प्रेस किया अपनी अच्छी मैनर्स। तो हर किसी को उसने क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया। एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया इंसान। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है प्रीटर नेचुरल। सबसे पहले तो देखो नेचुरल लगा हुआ है इसमें, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्रीटर नेचुरल का मतलब क्या होता है कि मतलब वो चीज़ एक्चुअल में नहीं लग रही, वो चीज़ सुपर नेचुरल है, मतलब ऐसा एक्चुअल में हो नहीं सकता, मतलब बिल्कुल अलग सी दुनिया का है। तो बियॉन्ड वॉट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी ही अनयूजुअल है, बिल्कुल ही अलग है, या बोल सकते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स बिल्कुल अलग है। सुपर नेचुरल है। एरी मीन्स बिल्कुल ही अलग है। एनॉमलस मीन्स नॉर्मल से हटके है। एक वर्ड होता है एरी, एरी वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में भी आता है। एरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत अजीब है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन डरावनी है, फ्राइटनिंग है। तो कोई चीज़ अजीब और डरावनी होती है, आप उसको क्या बोलते हो, वो चीज़ कैसी है, एरी है। एंटोनिम्स नेचुरल है, ऑर्डिनरी है, कॉमन प्लेस है, टिपिकल है। टिपिकल मीन्स नॉर्मल है, कुछ अलग हटके नहीं है। तो एथलीट ने एक बिल्कुल अलग हटके एबिलिटी दिखाई कि वो एकदम शांत था इतने ज़्यादा प्रेशर के अंडर भी। तो इतना ज़्यादा प्रेशर था, फिर भी वो एथलीट कैसा था, फिर भी वो एथलीट एकदम शांत था, उसने ये एबिलिटी दिखाई। अच्छा, मैं शांत की बात करें, शांत के सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो एक बार कर लेते हैं। कोई इंसान अगर बहुत शांत होता है तो कैसा होता है, कंपोज्ड होता है। क्या होता है, काम होता है। इक्वानिमस होता है। इक्वानिमस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई जगह अगर शांत होती है तो क्या बोलते हैं, सेरीन होती है। जगह एकदम शांत है तो ट्रैंक्विल होती है। इंसान एकदम शांत है, पॉइज्ड होता है, मतलब डिस्टर्ब्ड नहीं होता, मतलब अनरफल्ड होता है। अनरफल्ड का मतलब कि एकदम डिस्टर्ब नहीं होता। कलेक्टेड होता है, मतलब वो अपने आप को कलेक्ट करके रखता है। अपने आप को कलेक्ट करके रखता है, इसका मतलब क्या है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है। एकदम शांत होता है, प्लासिड होता है। प्लासिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एकदम शांत है, सीडेट, एकदम शांत। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान एकदम शांत। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब जिसको बहुत लोग चाहते हैं, चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, मतलब कोवेटेड है वो चीज, मतलब बहुत डिजायर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, स्ट्रांगली डिजायर्ड और वांटेड बाय मेनी पीपल, बहुत लोग चाहते हैं उसे। डिजायर्ड, सॉट आफ्टर, प्राइज्ड, हर कोई चाहता है उसे। एंटोनिम्स, नहीं चाहते भाई, अनडिजायर्ड नहीं चाहते, रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया, नफरत करते हैं उससे, डिस्पाइज्ड। फाइनली इतने लोग उस अवार्ड को चाहते थे, लेकिन वो जीत गई उस अवार्ड को आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली वो अवार्ड को जीत। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा डिस्पाइस। डिस्पाइस शब्द का मतलब क्या था कि आप उस चीज़ से नफरत करते हो। मुझे नफरत करने के कुछ सिनोनिम्स बता दो। अगर आप किसी चीज़ से बहुत नफरत करते हो तो हेट करते हो, लोथ करते हो, डिटेस्ट करते हो, एबहॉर करते हो, एबोमिनेट करते हो। मतलब आप उस चीज़ से क्या करते हो, बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, डिसडेन करते हो, नफरत करते हो, एक्सिक्रेट कर रहे हो आप उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ को बहुत गंदा गंदा, बहुत खराब खराब बोल रहे हो, डिप्लोर करते हो आप उस चीज़ को, रिवाइल कर रहे हो आप उस चीज़ को, डिसलाइक करते हो, वेरी गुड, डिसलाइक करते हो, मतलब वो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। सबका मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नफरत आप उस चीज़ से करते हो। कुछ इडियम्स की बात करें तो लुक डाउन अपॉन, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, लुक डाउन अपॉन कर रहे हो, मतलब वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। टर्न अप वंस नोज एट, अपनी नोज उठा रहे हो उसके ऊपर, मतलब वो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज न्यूगेशियस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। न्यूगेशियस मीन्स मामूली सी है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, उसमें नो आ रहा है ना, न्यूगेशियस नो, मतलब नो वैल्यू एट ऑल। ट्रिवियल है, फ्रिवलस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी ना। ट्रिफलिंग है, फ्रिवलस है, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पेटी है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पार्टरी है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं।
एंटोनिम्स नहीं, सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल है, मोमेंटस है, क्रूशियल है, वाइटल है, इंडिस्पेंसिबल है, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कमेटी ने उस कंप्लेन को डिसमिस किया कि वो बिल्कुल भी फालतू ही थी, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और फोकस किया इंपॉर्टेंट एग्जामों पे। तो उस कंप्लेन को तो डिसमिस कर दिया और उन्होंने फोकस किस पे किया, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम थे उसके ऊपर। अच्छा, कोई चीज़ क्या किया है, मामूली सी थी बट आपने बड़ा चढ़ा दी, तो क्या बोलते हैं, मेक अ माउंटेन ऑफ आउट ऑफ अ मोल हिल, मतलब तिल का ताड़ बना दिया आपने। यहाँ छोटी सी चीज थी, कोई वैल्यू नहीं थी, आपने उसको बड़ा चढ़ा दिया। स्टॉर्म इन अ टी कप, तूफान आया था लेकिन चाय के कप में आया था, कोई वैल्यू नहीं थी उस तूफान की, लेकिन आपने क्या किया, बड़ा चढ़ा दिया। मतलब आपने क्या किया, चीज़ों को एग्जैजरेट कर दिया। एग्जैजरेट करने का मतलब क्या, बहुत बड़ा चढ़ा दिया। चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, एवरीथिंग वॉज स्मॉल पोटैटोज। स्मॉल पोटैटोज का मतलब क्या है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, अनइम्पॉर्टेंट थी। छोटी बात को बड़ा चढ़ा दिया, उसको एक और इडियम से बोलते हैं मच अडो ओवर नथिंग। मच अडो ओवर नथिंग का मतलब भी क्या है, कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपने क्या किया, उस मैटर को बड़ा चढ़ा दिया। आपने क्या किया, उस मैटर को एग्जैजरेट कर दिया, बड़ा चढ़ा के सबको बता रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसकी नो वैल्यू एट ऑल, इट वॉज ऑल स्मॉल पोटैटोज, छोटे छोटे आलू थे, मतलब कोई वैल्यू नहीं थी। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज शो ऑफ करना। शो ऑफ करने का मतलब है आप किसी को धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो मतलब शो ऑफ कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। जब भी एक्शन की बात करते हैं वर्ब होता है। तो किसी को पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो पुश कर रहे हो, थ्रस्ट कर रहे हो, जॉसल कर रहे हो, मतलब धक्का दे रहे हो। एंटोनिम्स खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो। तो एंग्री मैन ने दूसरे इंसान को धक्का दिया और उसे बाहर निकाल दिया रास्ते से। तो एंग्री मैन ने क्या किया, उसको धक्का देके बाहर निकाल दिया। अच्छा, एंग्री क्राउड का वर्ड क्या होता है, बहुत गुस्से वाली जो भीड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉब। बहुत बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, एंग्री मॉब लिख देते हैं और पूछते हैं इसमें एरर क्या है। तो एरर क्या है, मॉब का मतलब ही होता है गुस्से वाली भीड़, तो मॉब के साथ एंग्री नहीं लगाते, एंग्री क्राउड ही होता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं और एरर पूछा जाता है। रफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का मतलब ही होता है कि आप रफ कर रहे हो, तो रफ नहीं आएगा। सिमिलरली अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही होता है आप रफ कर रहे हो, मतलब इसके साथ रफ नहीं आएगा। अब फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल अंतिम संस्कार की क्रिया, फ्यूनरल में अपने आप सर्विस आ जाती है, इसका मतलब फ्यूनरल के साथ कभी भी आप सर्विस नहीं लगाते। नेवर एवर यूज सर्विस विथ फ्यूनरल, फ्यूनरल अपने आप में ही एक सर्विस होती है। रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है उस चीज़ को दोबारा दोहराओ, तो रिपीट के साथ अगेन नहीं लगाते। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना, राइट, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब ही होता है कि वो चीज़ फाइनल है, या फिर फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ही होता है कि वो चीज़ फाइनल है, मतलब फाइनल नहीं आएगा। डिस्कस अबाउट, डिस्कस का मतलब ही होता है कि आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। फ्री गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब ही होता है कि वो फ्री है, तो गिफ्ट के साथ फ्री नहीं आता। न्यू इनोवेशन, राइट, वेरी गुड। इनोवेशन का मतलब ही होता है कि कुछ नया आया है, मतलब इनोवेशन के साथ न्यू नहीं आता। बिग ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है कि आपने बहुत बड़ी गलती करी है, तो ब्लंडर के साथ बिग नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत बार इडियम्स, सॉरी, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट करना। कास्टिगेट करना मीन्स आप किसी की बुराई कर रहे हो, उसको डांट रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वो तो आप किसी इंसान को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हो, रेप्रीमांड कर रहे हो, सेंश्योर कर रहे हो, एक्सकोरिएट कर रहे हो,
मतलब आप उसको डांट रहे हो। एंटोनिम्स, तारीफ कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। एक्सोनरेट इज फ्री कर दिया आपने उसको, लॉर्ड कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें अथॉरिटीज़ को डांटा, उनकी बुराई करी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट हो रही थी, केयरलेस हो रही थी। तो इसलिए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और अथॉरिटीज़ को क्या किया, बहुत बुरी तरीके से डांटा, उनके नेग्लिजेंस। चलिए, यहाँ पे हमने नेग्लिजेंस की बात करी, तो एग्जामिनेशन में केयरलेस वर्ड के सिनोनिम्स ही बहुत बार आ चुके हैं। तो मुझे केयरलेस वर्ड के कितने 10 सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर बहुत ही केयरलेस है तो क्या है, रेमिस है, लैक्स है, नेग्लिजेंट है, रेकलेस है, कोई ध्यान नहीं देता, हीडलेस है, स्लिप शॉर्ड है। स्लिप शॉर्ड का मतलब क्या है, बस चीज़ों को ऐसे ही निकलने देता है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब तरीके से करता है। रैश है, अच्छा बहुत जल्दीबाजी में भी काम करता है, जो इंसान बहुत जल्दीबाजी में काम करता है उसको बस हेस्टी है। स्लैक है, स्लॉपी है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, बहुत ही ज़्यादा केयरलेस। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। अच्छा, अब इसी की एक दूसरी कैटेगरी होती है जहाँ पे केयरलेस नहीं बोलते, उस इंसान को केयर फ्री बोलते हैं। केयर फ्री का मतलब क्या है कि उसे कोई चिंता नहीं है। तो केयर फ्री इंसान के कुछ सिनोनिम्स बता दो। जो इंसान केयर फ्री होता है वो क्या होता है, नॉन चालेंट होता है, इनसोशिएंट होता है, लेड बैक होता है, रिलैक्स्ड होता है, हैप्पी गो लकी भी बोलते हैं ऐसे इंसान को। इसका मतलब क्या है, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, ये इंसान एकदम चिल रहता है। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। क्या करते हैं ऐसे लोग, सच पीपल थ्रो कॉशन टू द विंड। मम्मी बोलते केयरफुल होना, केयरफुल होना, ऐसे लोग मम्मी की बात को हवा में फेंक देते, मतलब बहुत केयर फ्री होते हैं। तो केयरलेस और केयर फ्री दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब क्या, बहुत ही खराब, मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इतना खराब है वो चीज़, मतलब बहुत ही खराब चीज़ को क्या बोलते हैं, इग्नोबल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, डिसऑनरेबल और मॉरली अनएक्सेप्टेबल, मतलब बहुत ही खराब। डिसऑनरेबल, बेस, शेमफुल, बहुत ही घिनौने। घिनौने का वर्ड क्या होता है, सॉर्डेड। बहुत ही घिनौने हैं उसके एक्शन। कैसे हैं उसके एक्शंस, हीनस हैं, बहुत ही गंदे एक्शन हैं, बहुत ही खराब एक्शन। एंटोनिम्स नोबल हैं, ऑनरेबल हैं, वर्चुअल हैं। वर्चुअस एकदम सही है, वो एकदम अपराइट पर्सन है। अपराइट मीन्स एकदम सही है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तो उसके जो घिनौने एक्शंस थे, इसकी वजह से उसकी जो रेप्यूटेशन है वो खराब हो गई उसके कलीग्स के बीच में। क्यों? क्योंकि उसके एक्शंस क्या थे, बहुत ही घिनौने थे, गलत थे। अच्छा, कोई इंसान अगर गलत काम करता है तो क्या करता है, ये इडियम बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या है कि आप गलत एक्ट कर रहे हो, एक्ट अनफेयरली, मतलब आपने जो किया है वो सही नहीं किया है, आप बहुत नीचे गिर गए हो। स्टूपिंग लो, स्टूपिंग लो का मतलब क्या है कि आप बहुत नीचे गिर गए हो, आपने बहुत घिनौना काम किया, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना घिनौना काम करोगे, मीन्स तुम इतने नीचे गिर जाओगे, यू विल स्टूप सो लो, बहुत ही घिनौना काम किया। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज सम्शियस। सम्शियस वर्ड पे जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो, ये वर्ड बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। सम्शियस मीन्स देखने दिखाने लायक है वो चीज़, मतलब मज़ा आ गया देख के, इतनी बढ़िया है। लग्जूरियस, स्प्लेंडेड, एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही सुंदर है। ऑप्यूलेंट बहुत ही सुंदर है, लैविश है, लग्जूरियंट है, बहुत ही बढ़िया है, ग्रैंड है। अगर साधारण शब्दों में बोले तो बहुत ही ग्रैंड है। एंटोनिम्स, स्पार्टन मीन्स बहुत सिंपल है, ऑस्टियर बहुत सिंपल है, फ्रूगल मीन्स बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा किया गया है। तो होटल ने एक बहुत ही ग्रैंड बैंकेट होस्ट किया, किसको कमेमोरेट करने के लिए, कंपनी की सेंटेंस, तो कंपनी को 100 साल हो गए, उस चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए, उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए होटल ने बहुत ही बढ़िया बैंकेट दिया। अच्छा अच्छा, जो लोग, ये ईडियम में बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है, जो लोग बहुत कंफर्टेबल लाइफ रह रहे होते हैं, बहुत खर्चा कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं लिव हाई ऑन द हॉग। तो सच पीपल लिव हाई ऑन द हॉग, इसका मतलब क्या, इनकी लाइफ कैसी होती है,
दे लिव अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। ये बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे होते हैं। हॉग का मतलब ऐसे पिग होता है, तो वो लोग रोज पिग का मीट खाते हैं, मतलब रोज खूब खर्चा करते हैं, तो रोज बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहे होते हैं। तो दे लिव हाई ऑन द हॉग, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टीमिंग। टीमिंग का मतलब क्या? भरी पड़ी है, फुल ऑफ समथिंग। तो कोई चीज अगर किसी से भरी पड़ी है, टीमिंग है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, फिल्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, मतलब वो चीज़ भरी पड़ी है पूरी तरीके से। इट इज टीमिंग। टीमिंग के अलावा एक और वर्ड क्या होता है? कोई चीज़ भरी पड़ी होती है, ब्रिमिंग भी बोलते हैं ना, ब्रिमिंग। टीमिंग, अबाउंडिंग, स्वामिंग, प्रोलिफरेटिंग इज बहुत तेजी से बढ़ रही है, भरे जा रही है। एंटोनिम्स पार से बहुत कम है। डेसोलेट इज अकेला है। डिप्लीटेड मीन्स खाली है। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो भरा पड़ा है समुद्र के प्राणियों से। हालांकि इन्वायरमेंटल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? भरा पड़ा है। कोई चीज पूरी तरीके से भरी होती है ना, उसको बोलते हैं बर्स्टिंग एट द सीम्स। बर्स्टिंग एट द सीम, सीम समझते हो क्या होता है? सीम होता है आपका कंधा, तो वो चीज कंधे से भी बाहर निकल रही है, मतलब बहुत बुरी तरीके से भरी हुई है, मीन्स एक्सट्रीमली क्राउडेड, बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। और फुल टू द ब्रिम है। ब्रिम का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्रिम का होता है मतलब पानी बिल्कुल ऊपर वाली परे से भी ऊपर जा रहा है, मतलब वो चीज़ क्या है? बहुत ज़्यादा भरी हुई है, एकदम क्या है? एकदम फुल है, कहीं पे भी हल्की सी भी जगह नहीं है। अच्छा, अगर कोई चीज़ एकदम फुल होती है, मान लो एक कमरा है, वो 100 लोगों से भरा पड़ा है, 100 लोग बहुत है उसमें, तो सब लोग बहुत क्लोज बैठे होंगे या क्लोज खड़े होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चीक बाय जॉल। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। चीक बाय जॉल का मतलब क्या है? वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है। तो इतना भरा पड़ा है कि हर कोई चीक बाय जॉल खड़ा है, इसका मतलब इतना बगल बगल में खड़ा है कि सांस हिल भी नहीं पा रहे, इतने बगल बगल में खड़े हैं। चलिए, आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। और आज की स्टोरी बड़ी प्यारी है, बट मैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 4000 से ज़्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। द ट्रैप ऑफ लेजीनेस, आलस्य का ट्रैप। आज की कहानी है एक वल्चर की, एक गिद्ध की। गिद्ध ही बोलते हैं ना वल्चर को शायद, हाँ। चलो, हाई अबव एक भरा पड़ा था फॉरेस्ट। टीमिंग फॉरेस्ट मीन्स फुल था वो फॉरेस्ट। उसमें एक वल्चर रहता था, एक गिद्ध रहता था, जिस गिद्ध का नाम था विराज। और वो फेमस था अपने प्रीटरनेचुरल, प्रीटरनेचुरल मीन्स नॉट नॉर्मल, नॉर्मल से भी परे, आईसाइट के लिए और उसके बहुत ही पावरफुल विंग्स के लिए। तो उसके जो विंग्स थे वो कैसे थे? बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उसकी जो आईसाइट थी वो कैसी थी? बहुत ही बढ़िया थी, वो उसके लिए बहुत फेमस था। इन हिज यंगर डेज, जब वो जवान था, वो घंटों घंटों फ्लाई करता था खाने की तलाश में। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, वो अट्रैक्ट हुआ, वो एक बहुत ही ईजी और ग्रैंड लाइफ, समशोस का मतलब होता है बहुत ही ग्रैंड लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसने देखा कि जो खाना, बचा हुआ खाना होता है, वो जनरली एक विलेज के पास होता है, तो वो हंट नहीं करता था, अपने विंग्स को स्ट्रांग नहीं बनाता था, वो वहीं इंतजार करता था। विलेजर्स कभी कभी तारीफ करते थे उसके रिफल्जन, रिफल्जन मीन्स चमकते हुए फेदर्स की, जो सन के अंदर शाइन कर रहे होते थे। और विराज को बड़ा अच्छा लगता था अपनी अपीयरेंस का। विद अ सुआव मैनर, सुआव का मतलब क्या है? बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव। तो वो बोस्ट करता था, बड़ा चढ़ा के बोलता था बाकी बर्ड्स को कि हार्डवर्क बेकार होता है, जब फूड आप बिना मेहनत के पा सकते हो। जो वाइज ईगल था वो उसको कास्टिगेट करता था, क्रिटिसाइज करता था, बुराई करता था उसकी। क्यों डांटता था उसको? क्यों? क्योंकि तुम आलसी क्यों हो गए हो। और उसको वार्निंग देता था कि जब कंफर्ट में आप बहुत ज्यादा रहते हो तो वो एक ट्रैप बन जाता है, एक जाल बन जाता है। लेकिन विराज ने उस एडवाइस को डिसमिस किया कि ये क्या है? बकवास टॉक है, न्यूगेशियस मीन्स नॉट इंपॉर्टेंट। फिर क्या हुआ? जो इजी फूड था वो बाकी लोग भी डिजायर करने लग गए। कोवेटेड मीन्स डिजायर्ड। जो बाकी स्कैवेंजर्स थे, स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो मरा हुआ खाना खाते हैं ऑलरेडी। तो बाकी स्कैवेंजर्स भी क्या करने लग गए? उस फूड को डिजायर करने लग गए। लड़ाइयां होने लग गई पूरे विलेज में। एक दिन एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप ऑफ वल्चर्स आया और विराज को उन्होंने धक्का दिया, शोव दिया, मतलब पुश दिया फूड से दूर। विराज को बहुत गुस्सा आया,
विराज ने फ्लाई करने की कोशिश करी एक दूर पहाड़ की तरफ, लेकिन उसके जो विंग्स हैं वो कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उसने इतने महीनों से कुछ किया नहीं था। वो बहुत बुरी तरीके से स्ट्रगल किया और मुश्किल से बचते बचते गिरते गिरते बचा है एक वैली के अंदर। उस मोमेंट पे विराज ने रियलाइज़ किया कि कितना खराब बना दिया है उसकी लेजीनेस ने उसे। उसने स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और इंडिपेंडेंस की जगह कंफर्ट को चूज़ किया। अगली मॉर्निंग से उसने दोबारा से उड़ना स्टार्ट किया। पहले कुछ मिनट उड़ा, फिर लंबी लंबी डिस्टेंसेस उड़ा। जर्नी दर्दनाक थी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वापस आ गई। महीनों बाद जब एक तूफान आया पूरे फॉरेस्ट में, विराज फ्लाई किया डार्क क्लाउड्स के ऊपर और सनराइज उसने देखा चमकते हुए पूरे स्काई में। फाइनली वो समझ गया कि कंफर्ट थोड़े से समय के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान को वो स्ट्रेंथ देता है जिससे वो सरवाइव कर पाता है जब कंफर्ट चला जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात हमें इस स्टोरी में बताई गई है कि अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन में हो, अगर आप भी लेजी हो रहे हो, आप भी जिंदगी रिलैक्स होके जी रहे हो, देन इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक। आपके लिए समय है कि आप सोचो। क्यों? क्योंकि कंफर्ट, लेजीनेस और रिलैक्सेशन आपकी लाइफ को आपकी लाइफ आपको खराब कर रहा है, आपको कमज़ोर बना रहा है कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी आप उसे फेस ही नहीं कर पाओगे। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से सभी लोग बाहर आओ। लेजीनेस को त्याग दो। लेजीनेस आपको कंफर्टेबल फील होगी लेकिन धीरे धीरे आपके ताकत को छीन लेगी। जो हम आज प्रैक्टिस करना बंद कर रहे हैं वो हो सकता है वो एबिलिटी हम कल चाहें। तो डोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग। ये सारे के सारे वर्ड्स हमने स्टोरी में यूज़ किए थे। आप पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा। इंग्लिश विद निमिषा बंस। चलिए आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला है मिसोलॉजिस्ट। मिस शब्द का मतलब क्या होता है? नफरत। लॉजी शब्द का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो ऐसा इंसान जैसे नॉलेज से ही नफरत है, ऐसा इंसान जैसे डिस्कशन से नफरत है, लॉजिक से नफरत है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट। मिसोजिनिस्ट किसको बोलते हैं? ऐसा इंसान जैसे विमेन से नफरत है, औरतों से नफरत है। मीजोगैमिस्ट किसको बोलते हैं? ऐसा इंसान जिसे शादी से नफरत है। मिजोएंड्रिस्ट। मिजोएंड्रिस्ट ऐसा इंसान जिसे मेल्स से नफरत है, आदमियों से नफरत है। अल्ट्रासिपिडारियन इसका मतलब क्या है? जो ऐसे भी आपने बहुत लोग देखे होंगे जिनको नॉलेज नहीं है बट फिर भी वो ज्ञान बहुत देते हैं। पता वता कुछ नहीं है लेकिन जब उनसे ज्ञान मांगो वो ज्ञान बहुत देते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासिपिडारियन। मीन्स उन चीज़ों पे भी ज्ञान देना जिनकी उन्हें नॉलेज भी नहीं है। 4 बार एग्जाम में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिसैंथ्रोप ऐसा इंसान जिसे इंसानों से ही नफरत हो। एंथ्रोपो का मतलब होता है इंसान, तो जिसे इंसानों से नफरत हो, मिसैंथ्रोप। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि नॉलेज फैले ही ना, नॉलेज को वो ऑब्सक्योर कर देता है। ऑब्सक्योर करने का मतलब क्या होता है? छुपा देता है। तो ये जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट होते हैं ये चाहते ही नहीं है कि लोगों तक नॉलेज पहुंचे, ये लोग नॉलेज को छुपाने में लगे रहते हैं। चलिए फ्रेजल वर्ब इंटरफेयर विद मीन्स आप इनको ना फिक्स प्रेपोजिशंस की तरह भी आप पढ़ सकते हो। ये इंटरफेयर के साथ विद लगाते हैं। इंटरफेयर विद मीन्स आप बीच में आ रहे हो। स्ट्रेस जो है आपकी नींद के बीच में आ सकता है। इन्वेस्ट इन आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो, तो आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया तो इन्वेस्ट के साथ क्या लगाते हैं? इन। इन्वॉल्व के साथ कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लगता है? इन। आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। आयरन आउट मीन्स प्रॉब्लम्स जो है वो हटा दो। जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो जिस टॉपिक को लेके लड़ाई हो रही है तो उन टॉपिक्स को हटाते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो हमें इन इश्यूज़ को आयरन आउट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। इडियम्स पे आ जाते हैं। ऑन एयर। ऑन एयर के 2 मतलब होते हैं। एक तो द शो इज ऑन एयर, इसका मतलब शो अब टीवी पे आ गया है, शो अब ब्रॉडकास्ट हो रहा है। दूसरा मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आप। आई एम ऑन एयर मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेक द एयर ब्लू मतलब आपने किसी को बहुत गंदा गंदा बोला है, बहुत तेज तेज गंदा गंदा बोला है कि हवा भी ब्लू हो गई है। जब भी मैं मूवी ना करीना कपूर ने बहुत गालियाँ दी थी किसी को, तो शी मेड द एयर ब्लू
मीन्स कर्स करना या फिर शपथ लेना बहुत तेज तेज। इन द एयर लाइक अ बर्ड मतलब आप एकदम फ्री हो, एकदम लिबरेटेड हो, एकदम फ्री हो, लाइक अ बर्ड। पुट ऑन एयर्स मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हो कि आप ही सबसे ऊपर हो, आप बहुत घमंडी वे में बिहेव कर रहे हो, हॉटी वे में बिहेव कर रहे हो। हॉटी मीन्स घमंडी। एयर टाइट मीन्स कहीं कोई गलती का स्कोप नहीं है, एकदम सिक्योर है वो चीज़। एयर टाइट है मतलब कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। एयर टाइट डब्बे भी आते हैं, है ना, जहाँ पे एयर नहीं जा सकती, मतलब कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? ये स्टोरी सभी लोग टेलीग्राम चैनल से पढ़ेंगे। आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। कर दिया सभी लोगों ने सेशन को लाइक? जितने लोगों को मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में एक बार मुझे कमेंट्स में थम्स अप दे देंगे। एवरीवन विल गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग। नॉट जस्ट टर्ब्यूलेंस, ये सिर्फ टर्ब्यूलेंस नहीं था, टर्ब्यूलेंस में सिर्फ उथल पुथल नहीं थी। एयर इंडिया का जो प्लेन था उसका जो इंसिडेंट हुआ, ऑथर अब उसकी बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। पढ़ लिया सभी ने? चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। दी August 4, 2026, तो 4 अगस्त 2026 का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI2379। तो ये जो फ्लाइट थी ये फुकेट से दिल्ली जा रही थी। इसमें 137 पैसेंजर्स थे, 137 पैसेंजर्स थे, और इसमें 8 क्रू के लोग थे, मतलब 8 टीम के लोग थे एयर इंडिया की। नाउ हैज 2 ट्रैक्स। अब इसके 2 ट्रैक्स हैं। ट्रैक्स का मतलब वैसे रास्ते होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 चीजें हैं। द फर्स्ट, जो सबसे पहला ट्रैक है, जो फर्स्ट पहले रास्ते पे चीजें जा रही हैं, कंसर्न्स, वो किससे रिलेटेड है? उसके रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन मीन्स नाम को बदला गया। पहला जो इवेंट था, पहले बोला गया कि इवेंट ऑफ टर्बुलेंस है, मतलब बहुत उथल पुथल मची है। टर्बुलेंस क्या मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जब भी आप किसी फ्लाइट में जाते हो तो जब वेदर थोड़ा सा खराब होता है तो टर्बुलेंस हो जाता है फ्लाइट में, प्लेन ना ऐसे ऐसे मूव करने लगता है। तो पहले उसको क्लासिफाई किया गया, पहले उसको नाम दिया गया टर्बुलेंस का। अब क्या बोला गया है कि ये एक सीरियस इंसिडेंट है। आफ्टर, कब? जब इन फ्लाइट टेक्निकल इश्यूज, जब क्या सामने आया कि टेक्निकल इश्यूज थे फ्लाइट में कुछ, एंड अ सिग्निफिकेंट डेविएशन, और बहुत ही ज्यादा डेविएशन हुआ। डेविएशन का मतलब क्या? चेंज हुआ। किसमें? एयरक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड में। तो जिस हाइट पे एयरक्राफ्ट था वो बहुत तेजी से उसकी हाइट चेंज हुई। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, बहुत तेजी से उसकी हाइट चेंज हुई, जिसकी वजह से इंजरीज आई 20 से ज्यादा पैसेंजर्स को। तो 20 से ज्यादा पैसेंजर्स को इंजरी आई, चोट लगी, क्रू को भी चोट लगी। क्विकली ड्रॉइंग इन, और जिसकी वजह से कौन बीच में आया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अब बीच में आ गया। द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मीन्स आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, इसके बाद जो प्रोब हुआ, प्रोब मीन्स इन्वेस्टिगेशन। तो इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा, तो इनके द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन हुई। साथ ही साथ फ्रांस की भी एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी थी, BEA, इन दोनों ने इस चीज की जांच करी। एंड टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो एयरबस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी जांच करी इसकी। तो ये तीनों जांचें जो हुई हैं
ये अनरावल करेंगी, अनरावल में सामने लेके आएंगी, डिस्क्लोज करेंगी। किस चीज को सामने लेके आएंगी? द मल्टीपल एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब क्या होता है? एनोमलीज मीन्स नॉर्मल से अलग हटके, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एनॉमली हुई मतलब नॉर्मल से अलग हटके जो चीजें हुई, मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई, साधारण शब्दों में बोलें तो प्रॉब्लम्स। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हुई जिन्होंने थोड़े समय के लिए ओवरटेक कर लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया। किसको कंट्रोल किया? एयरबस A320N को कंट्रोल किया। क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? फॉल्ट वार्निंग्स, तो वार्निंग्स आ रही थी उसके हाइड्रोलिक सिस्टम में। एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल फॉल्ट्स, तो कंट्रोल में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन, तो जो ऑटो पायलट मोड था वो डिस्कनेक्ट हो गया था। इमरजेंसी एग्जिट डोर इंडिकेशंस, अचानक से एग्जिट डोर के इंडिकेशंस आने लग गए कि ये रास्ता इमरजेंसी का। एंड एन इंजन एंटी आइस वार्निंग, तो ये सारी की सारी वार्निंग्स आने लग गई थी, सारी की सारी फॉल्ट्स हो गई थी एयरक्राफ्ट में, ये सारी की सारी एनॉमलीज हो गई थी। एयरबस का जो इनिशियल डेटा है वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है सबूत को कि टेक्निकल एरर था। तो ऑथर ने क्या बोला? पहले तो नाम दिया गया कि वेदर खराब हो गया था, टर्बुलेंस हो गया था, इस वजह से इतनी तेजी से प्लेन नीचे आ गया और 20 पैसेंजर्स को इंजरी हुई। लेकिन फिर जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सबूत मिला है कि फ्लाइट में ही कुछ टेक्निकल एरर्स हो रहे थे, बहुत सारी वार्निंग्स मिल रही थी। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं? हाउएवर, लेकिन चलो ये सब चीजें तो पता लगी, लेकिन जो दूसरा सेट ऑफ थिंग्स पता चली, जो चीजें पता चली जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिला, और क्या पता चला? द रिजल्ट ऑफ द पायलट इन कमांड, तो जो पायलट थे जो चला रहे थे उस फ्लाइट को, उनकी फ्लाइट के बाद स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग मीन्स टेस्टिंग हुई। किस चीज की टेस्टिंग हुई? कि कहीं उन्होंने कोई साइको एक्टिव सब्सटेंस तो नहीं खाया हुआ था। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ये मतलब ड्रग्स वगैरह होती है जो आपके नर्वस सिस्टम को ऑल्टर कर देती है, नर्वस सिस्टम में चेंज कर देती है। मतलब ड्रग्स आप लेते हो तो आप क्या करते हो? अचानक से कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने आप को उतने अच्छे से। तो जब रिजल्ट आया, जब पायलट की टेस्टिंग हुई, इस चीज के रिजल्ट ने बहुत ज्यादा अटेंशन लोगों का अपनी तरफ खींचा। टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर एयरलाइन था, हैज बीन प्रॉडेड इनटू, इनको क्या किया गया? प्रॉड किया गया। प्रॉड शब्द का मतलब क्या होता है? कि एक तरीके से इनको फोर्स किया गया। किस चीज को फोर्स किया गया? कि ये कमेंस करें। कमेंस मीन स्टार्ट करें। किस चीज को स्टार्ट करें? कि तुरंत की तुरंत, इमीडिएट, एंड मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी, तो इनकी तुरंत और कंपल्सरी स्क्रीनिंग हो। स्क्रीनिंग मीन्स टेस्टिंग हो। इसके जो फ्लाइट के डेक क्रू है, मतलब फ्लाइट पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग हो कि कहीं उन्होंने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिए हैं, कहीं इन्होंने कोई ऐसी मेडिकेशंस तो नहीं लिए जो अनप्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन जो डीपली डिस्कम्फर्टिंग डिस्कवरी, डिस्कम्फर्टिंग मीन्स परेशान करने वाली, डिस्टर्बिंग, तो एक चीज जो बहुत डिस्टर्ब करने वाली सामने आई, उसने क्या बताया है? कि वीक लिंक, बहुत कमजोर लिंक था क्रू की स्क्रीनिंग में। द ग्रेटर एम्फेसिस, बहुत ज्यादा जोर डाला गया प्री एंड पोस्ट फ्लाइट ब्रेथलाइजर चेक्स, मतलब फ्लाइट से पहले और फ्लाइट के बाद चेक्स किए गए। अल्कोहल के तो किए गए, शराब के तो किए गए कि कहीं किसी ने अल्कोहल तो नहीं पी हुई है,
लेकिन जो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस थे, जो ड्रग्स वगैरह थी, उनके ऊपर ज्यादा जोर नहीं डाला गया उनकी चेकिंग के ऊपर, जो कि अंडर किसके अंदर फॉल करती है, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 5 एयर सेफ्टी सीरीज एफ पार्ट 5 जो इनके अंदर फॉल करती है, इनके अंदर आती है। तो अल्कोहल की टेस्टिंग तो कर ली गई, लेकिन जो ड्रग्स की टेस्टिंग थी, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की टेस्टिंग थी, वो अच्छे से नहीं की गई। इनफैक्ट ये जो CAR है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स पे भी अप्लाई करती है, लीन्स मोर, ये किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, किसकी तरफ इनका ज्यादा झुकाव है, टुवर्ड्स रैंडम कर लेते हैं, पोस्ट फ्लाइट पोस्ट शिफ्ट टेस्टिंग, मतलब फ्लाइट के बाद की टेस्टिंग होती है ज्यादातर ये। और इस पे क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कोई भी पायलट या कोई भी क्रू का मेंबर पाया गया है कि अगर उसने किसी भी तरह का ड्रग लिया है या कोई भी चीज लिया, तो उसके बाद ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब क्या होता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन किसके हिसाब से हो रहा है, कि उसने कितना क्वांटिटी लिया है, कितना कंज्यूम किया है, किस लेवल पे किया है, उन सब चीजों को लेके डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। अगला पैराग्राफ ऑथर क्या कह रहे हैं, विद इंडियाज एयर कैरियर्स, जो इंडिया की फ्लाइट्स हैं वो अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं, खूब ज्यादा एरियाज को कवर कर रही हैं, क्रू मेंशन कर रहे हैं, तो जो फ्लाइट्स पे काम करती है टीम, वो क्या बता रहे हैं कि हमें ना स्ट्रेस बहुत होता है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड सेपरेटली इसके अलावा अवेलेबिलिटी भी होती है सब्सटेंसेस की, ड्रग्स वगैरह की, मेडिसिनल और रिक्रिएशनल यूज के लिए। तो फ्लाइट पे मेडिसिन भी रखी जाती हैं, या एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के लिए अल्कोहल भी रखा जाता है, तो फ्लाइट पे सब चीजें अवेलेबल भी होती हैं। तो रेगुलेटर जो है उसको इंश्योर करना चाहिए, गारंटी करना चाहिए कि स्ट्रिंजेंट मींस बहुत ही स्ट्रिक्ट साइकोएक्टिव सब्सटेंस की टेस्टिंग हो कि लोगों ने कहीं कुछ कंज्यूम तो नहीं किया है, और ऑपरेशनल कंप्लायंस, और लोग जो है फॉलो कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस को। तो DGCA का एक मेडिकल सर्कुलर आया है ये, किसके ऊपर, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड सेल्फ मेडिकेशन, कि आप खुद से कोई दवाई तो नहीं ले रहे हो, इसके ऊपर उनका एक सर्कुलर आया, वो कहता है कि पायलट की स्किल्स, कॉग्निटिव मींस ब्रेन से रिलेटेड, साइकोमोटर कि वो कितनी जल्दी एक्शन ले पा रहा है, ये सारी की सारी स्किल्स में प्रॉब्लम आ जाती है अगर वो कुछ दवाई ऐसी ले लेता है या कोई ऐसी ड्रग्स ले लेता है। और किसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मैंगलुरु 2010 में जो हुआ था, और कोझिकोड 2020 में इतना खतरनाक एयर इंसिडेंट हुआ था इन सब चीजों की वजह से। सही बात है भाई, अगर पायलट ही कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर लेगा और उसके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों को सेफली पहुंचाने की, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। फर्दर इसके अलावा बहुत सारे केसेस भी आए हैं वेस्ट से, बाहर की कंट्रीज से, वो भी रिवील करते हैं, शो करते हैं कि इवन स्मॉल लेवल्स ऑफ इम्पेयरमेंट, हल्का सा भी अगर किसी पायलट ने कंज्यूम किया है अल्कोहल या कुछ भी, तो ये उसके जजमेंट को भी अफेक्ट करता है, रिएक्शन टाइम को भी अफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से नहीं कर पाता है पायलट, डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले पाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जो जरूरी होती है फ्लाइट डेक में, मतलब एयरक्राफ्ट में, जब वो फ्लाइट पे हो, जब वो फ्लाई कर रहा हो। एंश्योरिंग दैट, इस बात को गारंटी करना होगा कि जो फिट क्रू है, जो क्रू है आर बिहाइंड द कंट्रोल्स, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उस पूरे फ्लाइट को, उसमें जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं वो एकदम फिट होने चाहिए, मतलब एकदम किसी भी ऐसे सब्सटेंस के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। और ये एक हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसका बेडरॉक है, उसका फाउंडेशन यही है कि क्रू एकदम अलर्ट हो, टीम एकदम अलर्ट हो, पायलट्स एकदम अलर्ट हो, स्टाफ एकदम अलर्ट हो, और हर इंडियन ऑपरेटर जो बड़ा है, जो ग्रो कर रहा है, उसको फॉलो करने चाहिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स।
सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। दिस वॉज अ लकी एस्केप, चलो इस बार तो बच गए, सिर्फ इंजरीज या किसी की डेथ वगैरह नहीं हुई, लेकिन लक को आप अलाउ नहीं कर सकते कि वो आपकी स्ट्रैटेजी बन जाए। तो इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे। तो जरूरी है कि पायलट और जितना भी स्टाफ मेंबर्स है, जितना भी क्रू है जो फ्लाइट पे है, उनकी अच्छे से टेस्टिंग हो। वो कोई भी मेडिकेशन या कोई भी ऐसा साइको एक्टिव सब्सटेंस या कोई भी ड्रग या कोई भी अल्कोहल ना कंज्यूम करें, वो रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करें। समझ आया सभी को आर्टिकल? यस और नो। डेक का मतलब वहां पे फ्लोर हो गया, एयरक्राफ्ट के फ्लोर पे मतलब फ्लाइट पे। चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। स्टूडेंट्स स्टक हो गया था, आई होप अभी अभी ठीक है। नाउ इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चंस नाउ। क्योंकि जो कमर्शियल एविएशन है वो डिपेंडेंट हो गया है बड़ी वर्कफोर्स पे, तो हर किसी के ऊपर मेडिकल ओवरसाइट रखना, हर किसी की टेस्टिंग करना मुश्किल है। हाँ, ये गलत है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। क्यों गलत है फर्स्ट वन? अगर हर किसी की मेडिकल ओवरसाइट, हर किसी के ऊपर नजर रखना डिफिकल्ट नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा, हर किसी की टेस्टिंग करने की जरूरत ही है। हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये डिफिकल्ट है करना, इतने सारे लोग हो गए हैं तो नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट एवरीवन, हर किसी को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोल रहे हैं कि टेस्ट करना इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट है, मतलब टेस्ट नहीं कर सकते, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। लिमिट, हल्का सा भी इंपेयरमेंट होता है, हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा कि वो इंसान अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से उसके डिसीजन की क्वालिटी इंपैक्ट होगी। इसलिए बहुत खतरनाक है कि कोई भी इंसान हल्का सा भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस ले, तो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की टेस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो एल्कोहल कंजम्पशन पे मेन कंसर्न करता है, ये बात लिखी हुई थी कि एल्कोहल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसीलिए एक्सक्लूड कर देता है हर अदर फॉर्म को। नहीं, एक्सक्लूड नहीं करते, ये लिखा हुआ था बाकियों पे कम है, अल्कोहल पे ज्यादा है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ था कि बाकी सारे के सारे बाहर कर दिए गए हैं, बाहर कोई नहीं किया गया है। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो आंसर इज बी ओनली सेकंड, सिर्फ और सिर्फ सेकंड आंसर। चलो अगला, पैसेज के बेसिस पे कौन सा है जो फॉलो कर रहा है उन कंसर्न से जो इस इंसिडेंट के सराउंडिंग थे। इंसिडेंट ने दिखाया कि गैप है रूल्स में, जो रूल्स बनाए गए हैं और जिस इंटेंसिटी के साथ
स्क्रीनिंग को किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक गैप है, रूल्स बना तो दिए गए हैं लेकिन टेस्टिंग उतनी अच्छे से होती नहीं है, और ये बात हमें इस इंसिडेंट ने दिखा दी। इतने सारे वार्निंग्स आई, तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट को एग्जामिन करना चाहिए एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेटिव लेंस से, ना कि सिर्फ एक फैक्टर पे डाल देना चाहिए। सही बात है, इतनी सारी वार्निंग्स आई तो आप एक ही रीजन नहीं बोल सकते कि इस एक ही कारण की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, हो सकता है बहुत सारे रीजन हो, तो उसको ओवरऑल देखना चाहिए। जो एक्सपेंशन हुआ एयरलाइन ऑपरेशन का, इसकी वजह से जो प्रोसीजर्स हैं वो सफिशिएंट हैं, नहीं सफिशिएंट नहीं है, प्रोसीजर्स को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। सफिशिएंट नहीं है, अभी उनको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अभी के प्रोसीजर्स हैं वो सफिशिएंट है, नहीं है सफिशिएंट। तो आंसर इज व्हाट, बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों आंसर्स है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो जो CAR फ्रेमवर्क है वो इंक्लूड करता है टेस्टिंग मैकेनिज्म्स, किस चीज से रिलेटेड, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड होते हैं, और वो परमिट करता है ग्रेडेड डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्स। सही बात है, टेस्टिंग बोलता है और क्या बोलता है कि उसके हिसाब से क्या लिया जाए, उसके हिसाब से डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए उन लोगों के खिलाफ जो लोग ये सब्सटेंस कंज्यूम करके फ्लाइट में कंट्रोल करते हैं। जो सबूत आया है पुराने एक्सीडेंट से वो कहता है कि साइको एक्टिव सब्सटेंस इम्पेयरमेंट जो है वो रीजन था उन क्रैशेस का। सही बात है, पुराने क्रैशेस, कोझीकोडे का क्रैश ऑथर ने बताया और एक मैंगलोर का क्रैश बताया, दोनों में क्या बताया था कि यही रीजन था। रीजन क्या था कि साइको एक्टिव सब्सटेंस इम्पेयरमेंट था। बट एक चीज देखनी है कि कोई ऑथर ने बोला तो था कि ये रीजन था, बट कोई सबूत था क्या? एक बार पढ़ लेते हैं इस वाली बात को ना आंसर करने के लिए। लेट्स रीड इट फर्स्ट, फिर आंसर देंगे इस वाली बात का। मैंगलुरु और की जो बात हुई थी वो यहां हुई थी कि ये बताता है स्किल इम्पेयरमेंट ड्रॉइंग ऑन द मैंगलुरु एंड कोझिकोडे फैटल एयर इंसिडेंट्स, इनका एग्जाम्पल देता है, लेकिन कहीं ये नहीं दिया हुआ कि सबूत ऐसा मिला कि वही मेन रीजन था। हाँ, ये तो दिया हुआ है कि इसकी बात हुई, इन दोनों का एग्जाम्पल लिया, लेकिन कहीं ये बात नहीं दे रखी कि यही मेन रीजन था। तो किस वर्ड ने घोटाला किया? सिर्फ एक छोटे से वर्ड ने घोटाला किया, एंड दैट इज दिस डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब है मेन, तो मेन कॉज वही था उन क्रैशेस का, ये मेंशन नहीं है। हो सकता है उसके अलावा भी और कॉजेज हो जो मेन हो। DGCA के जो गाइडलाइंस आए सेल्फ मेडिकेशन को लेके, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ऑर्डिनरी मेडिसिन हैं वो भी कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है तो सेफ फ्लाइट ऑपरेशन। ये सही बात है। तो जो गाइडलाइंस हैं वो कह रहे हैं कि आप नॉर्मल मेडिसिन भी नहीं ले सकते, ये मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई नॉर्मल मेडिसिन भी होती है वो भी उन कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है जो सेफ फ्लाइट ऑपरेशन के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको खा के नींद आती है, तो वो दवाइयां भी अलाउड नहीं होती फ्लाइट में। किसके लिए? क्रू के लिए, जो लोग फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर इज व्हाट, सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों आंसर्स। अगला, कौन कौन से कंक्लूजन आप पैसेज से निकाल सकते हो? टेक्निकल एविडेंस, एविडेंस मीन्स सबूत। जो सबूत आया है उसने इस बात को कॉन्क्लूसिवली स्टैब्लिश कर दिया, मतलब इस बात को एकदम पक्का कर दिया है कि क्रू इम्पेयरमेंट की वजह से, क्रू ने सब्सटेंसेस लिए हुए थे ऐसे, इसकी वजह से इवेंट हुआ। यानी पक्का स्टैब्लिश तो अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी जांच हो रही है, तो आप पक्का नहीं कह सकते। तो कॉन्क्लूसिवली स्टैब्लिश वर्ड ने क्या किया? घोटाला कर दिया। एक फेवरेबल आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट आ गया एक डेंजरस इवेंट में, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे रिस्क भी प्रिवेंट हो जाएंगे। सही बात है, आपका लक साथ दे गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आपका लक साथ दे देगा। जो एविएशन की इफेक्टिवनेस है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, वो सिर्फ इस पे नहीं होते हैं कि रूल्स हैं, इस पे होते हैं कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो रूल्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ रूल्स बनाने से काम नहीं चलता, साथ में फॉलो भी होने चाहिए। एडियरेंस मीन्स फॉलो भी होने चाहिए रूल्स। तो सिर्फ एग्जिस्टेंस से काम नहीं चलेगा, रूल्स के, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा तभी वो काम करेगा। बिल्कुल सही है। आंसर इज डी, बोथ सेकेंड एंड। टोन बता सकते हैं, कॉशियसली सेंसोरियस। सेंसोरियस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑथर क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ऑथर ने क्रिटिसाइज तो किया है एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को कि वो लोग अल्कोहल पे ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी सब्सटेंसेस पे नहीं करते, तो ऑथर ने बुराई तो करी है। फॉरेंसिकली सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑथर बहुत केयरफुल होके अपनी बातें करें, तो सही है, ऑथर बहुत केयरफुल होके अपनी बातें करें। अनरिजर्वेडली एक्सकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी का मतलब क्या? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कि ऑथर ने ऐसा बोला कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? नहीं, ऑथर ने बोला एयरक्राफ्ट की गलती है। बाइंडली सैंग्विन, चिंता मत करो, सब होगा जो होगा बढ़िया होगा। होपफुल,
बहुत ही खुश है, बाइंडली मीन्स हैप्पीली, बहुत ही खुश है, चिंता मत करो, को जो भी होगा सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। नहीं, ऑथर की टोन ऐसी भी नहीं है, ऑथर ने बुराई करी है और ऑथर केयरफुल है। तो आंसर इज बी, बोथ फर्स्ट एंड। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलिए एरर डिटेक्शन पे आते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए लेट्स डिस्कस इट। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू फाइंड, वो बहुत खुश था ये पता लगा के, मतलब उसे पता लगा कि उसके जो स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है बेटा, चश्मा क्या होता है, प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि दो आंखों के लिए होता है। तो वर स्टिल ऑन द टेबल। 10 किलोमीटर्स, जब आप किलोमीटर को या डिस्टेंस को, वेट को, हाइट को एक कंप्लीट यूनिट मानते हो, डिस्टेंस के लिए यूज होता है, वेट के लिए, हाइट के लिए, अमाउंट के लिए, तो आप उसको सिंगुलर कंसिडर करते हो। तो 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर समवन जिसको आदत नहीं है एक्सरसाइज की। मैनी अ है तो स्टूडेंट आएगा, आर्टिकल आ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है। तो मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करने में क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। माई फादर्स फ्रेंड्स, कभी भी डबल एपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करते, जब इसको ठीक करना होता है कैसे करते हैं, द कार ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। तो आप इस सेंटेंस को ठीक कैसे करोगे, द कार ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। कभी भी डबल एपोस्ट्रॉफी एस यूज मत करना। वॉज स्टोलन, वो चोरी हो गई पार्किंग लॉट से पिछली रात मॉल के पास। शी गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको गिन नहीं सकते, उसके साथ एस और यस नहीं लगाते हैं। उसने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी आने वाले बैंक एग्जाम्स को लेके। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के। चलिए आ जाते हैं स्किमिंग के आर्टिकल पे, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। तो रेडी फॉर स्किमिंग एवरीवन, सभी लोग तैयार हैं स्किमिंग के लिए। एक बच्चे ने अभी अभी 1000 रुपीज़ सुपर चैट में डाले हैं। मैं उस बच्चे को बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा यहाँ पे डालने से अच्छा है कि आप किसी को चैरिटी कर दो, किसी को डोनेट कर दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो। उससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी बस उस बच्चे से। चलो स्किमिंग करें। चलो एक रिक्वेस्ट करूंगी, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन, जितने बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार तुरंत के तुरंत लाइक करेंगे सभी लोग। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी ऑप्टिमाइज फॉर बेटर हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ केयर के लिए कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट।
चलिए लेट्स डिस्कस द स्किमिंग पैसेज। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से पढ़ना, है ना? तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे बेटा। मॉडर्न मेडिसिन को बहुत नॉलेज मिल गई है, लेकिन किस तरीके से नॉलेज पेशेंट्स तक पहुंचती है? एक्सेस कंस्ट्रेंड है, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिशियंस नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इंडिया के लिए हेल्थ केयर कैपेसिटी बढ़ रही है, लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है। एआई जो है एक तरीका देता है, एआई जो है यूज़ हो रहा है हेल्थ सिस्टम्स में। जनवरी 2025 में यूएस ने बताया, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि इतनी सारी एआई इनेबल्ड मेडिकल डिवाइसेस बन गई हैं। यूके में जो है इन्होंने गाइडेंस भी दिए, सबूत भी बता रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है डॉक्टर को ज़्यादा टाइम दे सकती है पेशेंट्स के साथ। एआई जो है अब कंसल्टेशंस में यूज़ हो रहा है। इंडिया में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है एआई का। स्पेशलिस्ट केयर सिर्फ कुछ शहरों में ही होती है, हॉस्पिटल्स में बहुत पेशेंट्स आते हैं, बहुत बीमारियां होती हैं, तो एआई की हेल्प से हम ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। इंडिया में बहुत चीज़ें भी डेवलप हो गई हैं। मई 2026 तक इतने सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक हो जाएंगे। इसकी वजह से भी जो वेटिंग टाइम है वो कम हो गया है। ये सब चीज़ें हम इन सारी प्रिंसिपल्स पे भी लगा सकते हैं। एआई से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गांव गांव में जाके नज़र रख सकते हैं लोगों की हेल्थ के ऊपर, सपोर्ट दे सकते हैं लोगों को। ये एप्लीकेशन से बीमारियों को भी हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एआई को बहुत ध्यान से यूज़ करना होगा। एक पॉपुलेशन पे अच्छा काम करे, हो सकता है बाकी सब पे ना करे। डेटा मतलब इंसान को भी नज़र रखनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस को चेक भी करना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर को एआई सब जगह नहीं चाहिए, लेकिन एआई तब चाहिए जब हमें देरी कम करनी हो। तो एआई को नापो, ये नहीं देख के कि कितने सिस्टम्स आए हैं एआई के, बल्कि इसे कितनी जिंदगियां उसने अच्छी करी है। तो ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया। मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि एआई को रिप्लेस कर देना चाहिए? नहीं, रिप्लेस नहीं कर सकता एआई। एआई को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज करना चाहिए? नहीं, एआई को मेनली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज करना चाहिए, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है कि और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास। एआई से एक्सपर्टीज बढ़ सकता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, बट इसकी डिप्लॉयमेंट को हमें टारगेट करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए और इंसान को नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब बहुत अच्छा है एआई, बट उसके ऊपर नजर रखो। जो एआई की जो वैल्यू है वो क्या है कि खर्चा कम करने में है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। गलत है। आंसर इज सी, कि एआई बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर ह्यूमन ओवरसाइट होना चाहिए, इंसानों का कंट्रोल होना चाहिए। कौन सा है जो आप पैसिव से निकाल सकते हो? एआई जो एक सब्सिट्यूट है? नहीं, सब्सिट्यूट तो नहीं है। सब्सिट्यूट का मतलब है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट तो नहीं है। एआई जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एक्सपर्टीज पहुंचा सकता है, मॉनिटरिंग पहुंचा सकता है लोगों तक। सही बात है। एआई से इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी? नहीं। एआई का सबसे बड़ा पोटेंशियल है कि वो जितने पेशेंट्स हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको कम कर देगा। सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है एआई का। नहीं, एआई की बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं। तो आंसर इज बी, कि एआई से कुछ प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है, क्योंकि जो एआई है वो लोगों तक पहुंच सकता है। स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अडेप्ट हो मतलब आप बहुत स्किल्ड हो। बिजार मीन्स बहुत अजीब है। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड है। हम्बल हो मतलब कोई घमंड वमंड नहीं है आपके अंदर। रिजिड हो मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो, चेंज नहीं होना चाहते। 4, 1, 2, 5 एंड 3 प्रीवियस ईयर इडियम्स पे आते हैं। कम टू ग्रिप्स विद मीन्स मतलब आप उस सिचुएशन को डील कर रहे हो। कट टू द चेस मतलब एकदम पॉइंट पे आ जाओ। गेट अ टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, जैसा आपने सामने वाले के साथ किया आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो रहा है। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब दोबारा से प्लान करना स्टार्ट कर रहे हो। हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब और भी इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करने हैं। EABC एंड D, कोर्स एवरीवन। 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, और उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई भी जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में लिखें। एवरीवन हैज टू राइट दैम, है ना? सबको लिखना है कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट्स में। अब आ जाते हैं जितने लोगों ने परफेक्शन 8.0 अभी तक स्टार्ट नहीं किया है वो आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फ्रेज रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से आज की क्लास स्टार्ट होगी, तो मेक श्योर करो कि आप आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन करो और आज से ही क्लासेस में आना स्टार्ट करो। एक एक दिन बहुत कीमती है। बैक टू बैक नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। IBPS क्लर्क की इतनी सारी वैकेंसीज हैं। IBPS PO का भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होगा। आपको परफेक्शन 8 अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको परफेक्शन 8.0 की अगस्त 17 वाली क्लास से ही स्टार्ट करना है।
परफेक्शन एक सर्कुलर बैच होता है, आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे रिपीट हो जाएंगे, खूब सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप आज वाली क्लास से ही एक शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। NB60 आपका कोड लग जाएगा मात्र 1400 रुपीज़ में, मतलब 120 रुपये से भी आपको कम का पड़ेगा, 120 रुपीज़ पर मंथ से भी आपको कम का पड़ता है, और आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाई जाए। बस मुझे 3 महीने दे दो, 1 घंटा एडिटोरियल और 1 घंटा परफेक्शन रोज, आई कैन अश्योर यू कि आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाए। बट उसके लिए आपको मुझे कम से कम 3 घंटे 2 घंटे रोज देने पड़ेंगे, 2 से 2.5 घंटा रोज देना पड़ेगा, ठीक है। 1400 रुपीज़ में आपको 12 मंथ्स का मिलता है। अगर आप अभी ये फाइनल ईयर में हो तो 24 मंथ्स वाला भी ले सकते हो। कोड आपका NB60 लग जाएगा। लाखों बच्चे परफेक्शन बैच से पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं। आपको भी अगर सिलेक्शन लेना है, जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना है, तो आज के आज ये परफेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लोगे। यहाँ से आप स्कैन करके भी डायरेक्टली क्लासेस में आ सकते हो। येस ऑफिसर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होती है और इंग्लिश का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी करनी है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, अभी RRB के एग्जाम्स आएंगे, RRB PO, RRB क्लर्क ज्वाइन करना है तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। कोड आपका सफलता लगेगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्कैन करके आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिन बच्चों को मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म लेना है वो ऑफिसर लैब को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड YES50 आपका लग जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाएंगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करोगे, टीम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर दे। सेशन एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे 11 बजे परफेक्शन बैच की क्लास में। बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। तो एक्साइटेड है सभी लोग 11 बजे वाली क्लास के लिए? यस, चलिए लेट्स मीट एट 11 AM नाउ। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस।